चलिए आज अपने नए वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास में आप लोग लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन यानी कि प्रजनन के बारे में सीखेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, इस क्लास में जो है थोड़ा और देखते हैं एक बार फिर से। तो देखिए, जनन यानी कि इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह का होता है, आप लोगों को कल बताया गया था। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि सिर्फ एक ही जनक चाहिए, और लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दो जनक चाहिए, दो पेरेंट चाहिए। ठीक है। उसके बाद अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में देखा जाता है, और लैंगिक प्रजनन जो है वो सामान्यतः बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाता है। सामान्यतः का मतलब क्या है यहाँ पर कि कुछ जीवों में लैंगिक प्रजनन जो है एक कोशिकीय जीवों में भी हो सकता है, और कुछ जीवों में सामान्यतः का मतलब है कॉमन, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुकोशिकीय में अलैंगिक नहीं हो सकता है। ये हम देखेंगे आगे कि कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। चलिए यहाँ आप अब याद रख लीजिए कि अलैंगिक प्रजनन जो है वो एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः होता है, और लैंगिक प्रजनन जो है वो बहुकोशिकीय जीवों में सामान्यतः होता है। अलैंगिक प्रजनन से जो नया जीव बनता है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारकीय मतलब बाहर से देखने पर आकारकीय, और साथ ही जेनेटिकली यानी अनुवांशिकीय। ठीक है। उसके अंदर के जीनोम को, उसके अंदर के जीन को देखने पर अगर हम देखें उसको तो क्या होता है, वो बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि जो नया जीव बना अलैंगिक प्रजनन के द्वारा वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से बिल्कुल समान होते हैं। अब देखिए कि अलैंगिक प्रजनन की कुछ विधि है जिसके द्वारा जीव क्या कर सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। तो सबसे पहला द्विविखंडन है। द्विविखंडन में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनके ही शरीर के भाग दो पार्ट में बट जाते हैं, दो भाग में बट जाते हैं। इसको हम लोग द्विविखंडन कहते हैं या बाइनरी फिजन कहते हैं। द्वि का मतलब क्या होता है, दो होता है। उदाहरण में किसमें ये होता है तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, ईस्ट, इन सब में जो है द्विविखंडन होता है। तो द्वि से हमेशा याद रखिएगा कि एक जीव से कितना जीव बनेगा, दो जीव बनेगा। ठीक है। और एक बार और आप समझ लीजिए कि अलैंगिक प्रजनन में जो कोशिका विभाजन है वही क्या है, वही जनन की प्रक्रिया है। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है तो एक ही कोशिका है, एक ही सेल है। तो सेल का डिवाइड करना, एक कोशिका से दो कोशिका बनना या एक जीव से दो जीव बनना बिल्कुल समान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन में कोशिका विभाजन और अलैंगिक प्रजनन बिल्कुल सेम तरह की चीज़ें हैं। तो द्विविखंडन विधि से बाइनरी फिजन की तरीका से जो है अलैंगिक प्रजनन किसमें हो सकता है तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु और ईस्ट में, इन सब में हो सकता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा मुकुलन विधि होती है। मुकुलन में क्या होता है कि जो बॉडी होता है, खास करके जो हाइड्रा है, जो बॉडी होता है उसके बॉडी पर जो है कुछ भाग उभर कर आ जाते हैं, उसके बॉडी से ही कुछ भाग निकल जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं यानी मुकुल बोलते हैं। और वो मुकुल बाद में अब उसके शरीर से अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देते हैं, नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो इस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन जो होता है वो किसके द्वारा होता है तो मुकुल के द्वारा होता है। मुकुल कहाँ से आता है तो जीव के शरीर पर कहीं पर भी किसी भी भाग पर छोटा सा भाग उभर आता है, छोटा सा भाग उभर आता है, जिसको हम लोग बर्ड्स कहते हैं, मुकुल कहते हैं। उदाहरण में हाइड्रा और ईस्ट में जो है मुकुलन विधि देखा जा सकता है। उसी तरह बीज निर्माण, निम्न कोटि के पादप जैसे कि शैवाल हो गया, एल्गी हो गया, निम्न कोटि के ये पौधे हैं जो समुद्री पौधे हैं। तो इनमें जो है बीज निर्माण के द्वारा और कुछ फंजाई में भी बीज निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन देखा जा सकता है। इसमें क्या है, आपका बीज निर्माण में क्या होता है कि इसके बॉडी पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बीजाणु कोष बोलते हैं। और उस बीजाणु कोष के अंदर बार बार विभाजन होने से बहुत ही छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं, और वो बीजाणु उस बीजाणु कोष से बाहर निकलकर अलग अलग सतह पर जाकर गिरती है, और वहाँ पर क्या होता है कि नया एल्गी या नया फंजाई जो है वहाँ पर जन्म ले लेते हैं। तो बीज निर्माण द्वारा, ठीक है, बीज निर्माण द्वारा निम्न कोटि के पादप खास करके शैवाल और कुछ
फंजाई में भी कैसे, फंजाई जो यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय होंगे, उनमें क्या होता है कि बीज निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियां हैं। इसके अलावा पौधों में जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, कल आप लोगों को बताया गया था। तो पौधों में कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जो अलैंगिक प्रजनन कराने के लिए जिम्मेदार होती है। तो आगे मैं आपको यही बताऊंगा। अब देखिए कि लैंगिक प्रजनन की जब हम बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन सामान्यतः क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है, तो सामान्यतः ये बहुकोशिकीय जीवों में ही होता है, बहुकोशिकीय जीवों में भी देखा जाता है। अगर आप लोगों को कहीं समझने में बीच में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। और क्रैश कोर्स है तो थोड़ा सा जल्दीबाजी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेबस जो है समय पर खत्म नहीं होगा। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, दो जीव चाहिए, दो पेरेंट चाहिए, दो जनक चाहिए। तो उससे जो नया जीव बनता है वो अनुवांशिकीय यानी जेनेटिकली क्या होता है, अपने माता पिता से भिन्न होता है, जेनेटिकली अपने माता पिता से भिन्न होता है। मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारकीय देखने में बिल्कुल समान होगा, मतलब दो हाथ, दो पैर, दो कान, दो आंख उनको भी होगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अनुवांशिकीय जेनेटिकली यानी कि उसके जब जीन को देखा जाए, जब उसके शरीर में, उसके कोशिका में जो जीन है उसके मेकअप को देखा जाए तो वो क्या होता है, अपने पेरेंट से अलग होता है। और कितना अलग होता है, तो बहुत ही कम, 0.1% अलग होता है। तो 99.999% जो है वो बिल्कुल अपने माता पिता के समान ही होता है, लेकिन वही जो अंतर है 0.1 का, वो उसको क्या कर देता है, अपने माता पिता से अलग कर देता है। तो जेनेटिकली वो क्या होगा, अपने माता पिता से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन होता है तो किस प्रक्रिया से होकर वो गुजरता है, जीव वो किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो देखिए कि लैंगिक प्रजनन में जो घटनाएं होती है उसे दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है कि निषेचन के पहले और एक बांटा जाता है निषेचन के बाद। निषेचन के पहले का मतलब क्या चीज़ है, फर्टिलाइजेशन के पहले। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या चीज होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, गैमेटोजेनेसिस होगी। जो नर है उसके द्वारा नर युग्मक बनाए जाएंगे और जो मादा है उसके द्वारा मादा युग्मक बनाए जाएंगे, नर और मादा युग्मक। ठीक है, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। जीव चाहे द्विगुणित हो चाहे अगुणित हो, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद क्या है कि युग्मक जनन हो गया, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमीट बनेंगे सबसे पहले। अब क्या होगा कि एक तरफ मेल गैमीट बन गया नर युग्मक और एक तरफ फीमेल गैमीट बन गया। अब इस दोनों ही युग्मक को आपस में मिलना होगा, नज़दीक आना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि युग्मक का ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा। तो एक बात याद रख लीजिए कि खास करके जो मादा युग्मक होती है वो अचलनशील होती है, अपने जगह पर ही रहते हैं, लेकिन जो नर युग्मक होते हैं वो चलनशील होते हैं। चलनशील नर युग्मक को हम लोग जू स्पोर बोलते हैं, जू स्पोर। तो नर युग्मक जो है वो चलते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, वो मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं और फिर नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में क्या होता है, मिलन होता है, संलयन होता है। तो देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि पहले तो युग्मक बनेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक, फिर दोनों आपस में नज़दीक आएंगे किसी न किसी माध्यम से। अगर वो जल में है तो जल के करंट के माध्यम से, हवा में है तो हवा के माध्यम से आएंगे, किसी न किसी माध्यम से जो नर युग्मक चलनशील है वो मादा युग्मक के पास पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच में संलयन होगा। संलयन होने के बाद एक नया संरचना बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं। तो एक नर युग्मक एक मादा युग्मक, एन और एन का यानी अगुणित दोनों मिल गए तो 2n हो गया, यानी कि द्विगुणित नया संरचना बना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, यानी युग्मनज बोलते हैं। यानी इस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या है, तो निषेचन के पहले की घटनाएं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का बनना, युग्मक का निर्माण होना, एक नर युग्मक बनेंगे एक मादा युग्मक बनेंगे और फिर वो दोनों आपस में नज़दीक आएंगे और नज़दीक में आकर आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद, दोनों युग्मक के मिलने के बाद एक नया संरचना बनेगा जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं, जो द्विगुणित होता है, द्विगुणित होता है, जायगोट बनेगा। इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन बोलते हैं। नर और मादा युग्मक का मिलना और एक युग्मनज का निर्माण होना, इसको हम लोग निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब निषेचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या होता है कि जो युग्मनज है उसमें कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंज आता है। तो चेंज क्या आता है कि चेंज ये आता है कि वो जो युग्मक है वो एक
सॉरी, वो जो क्या है आपका युग्मनज है, उसमें एक चेंज ये आता है कि वो विकसित होना शुरू होता है। उस युग्मनज में कोशिका विभाजन शुरू होता है, क्योंकि युग्मनज क्या है, वो एक ही कोशिका है। अब क्या होगा, इसमें कोशिका विभाजन होगा तो ये एक बड़ा सा बॉल बन जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, यानी वो क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। तो जायगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। जायगोट से भ्रूण बनना भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी लैंगिक प्रजनन की छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती है, निषेचन के पहले की, निषेचन के बाद की। उसके अलावा देखिए कि जो युग्मक बनते हैं, ये युग्मक दोनों बिल्कुल समान भी दिख सकते हैं, तो इसको हम लोग समयुग्मक बोलते हैं, जैसा कि कुछ शैवालों में होता है। लेकिन अधिकतर जीवों में जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर युग्मक का आकार अलग होता है, मादा युग्मक का आकार अलग होता है। तो इस केस में इसको हम लोग विषम युग्मक बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो अगर नर युग्मक अलग है, मादा युग्मक अलग है, तो इनका नाम भी अलग हो जाएगा। नर युग्मक को हम लोग पुंमनु या शुक्राणु बोल सकते हैं, और मादा युग्मक को हम लोग अंड या डिम बोल सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे और की ओर चलते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखिए कि अलैंगिक प्रजनन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं पौधों में। अगर पौधों में अलैंगिक प्रजनन हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। अब देखिए, बात यह है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की पौधों में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों हो सकती है। देखिए यहाँ पर कि पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रक्रिया दोनों हो सकती है। तो यदि अलैंगिक प्रजनन होता है तो उसे एक खास नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पौधों में क्या होता है, कुछ इकाई होता है, कुछ यूनिट होता है, जिस इकाई की मदद से पौधे अलैंगिक प्रजनन कर पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इकाई है जिसको आपको याद रख लेना है, जैसे ऊपरी भूस्तरी यानी कि रनर, प्रकंद राइजोम, शकरकंद जिसको शकर कहते हैं पुदीना में, बल्ब, ठीक है, इंग्लिश में भी बल्ब, प्याज, उदाहरण प्याज, भूस्तरी यानी कि ऑफसेट, ये सभी क्या है, इकाई हैं किसके, तो कायिक प्रवर्धन के। पौधों में अलैंगिक प्रजनन कराने के लिए ये सभी इकाई जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अन्य सामान्य अलैंगिक संरचनाएं हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया आपको या इससे पहले बताया गया, इन सब के अलावा कुछ सामान्य अलैंगिक प्रजनन प्रक्रियाएं होती है, कुछ संरचनाएं होती है, जैसे कोनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम जो कि एक फंजाई है, ठीक है, उसमें कोनिडिया के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, एस्पायरोगैरा जो कि एक शैवाल है, उनमें खंडन के द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होता है, जो है नया जीव बनता है, एक अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है। उसी तरह स्पंज में जो है जेम्यूल के द्वारा जो है अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो ये सब बिल्कुल अलग तरह की कुछ सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं, जिसके मदद से जीव क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर पाते हैं, यानी जनन प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं, अलैंगिक प्रजनन कर पाते हैं। तो ये और ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए कि वाटर हायसिंथ जो है, जिसको जलकुंभी हम लोग बोलते हैं, जलकुंभी, इसे बंगाल का आतंक कहा गया। बंगाल का आतंक क्यों कहा गया कि ये जो पौधा है ये बहुत ही सुंदर लगता था देखने में, तो बाहर से कहीं उठाकर इसको लाया गया था और बंगाल के एक नदी में इसको जो है ट्रायल के लिए रखा गया था। तो पता चला कि जैसे ही इसको उस नदी में रखा गया तो इसने क्या किया कि पूरे पानी के ऑक्सीजन को खुद ले लिया। इसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो पूरा पानी का ऑक्सीजन अपने आप खींच लिया, और उस जल में रहने वाले जो दूसरे जीव हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे। तो इसको हम लोग वाटर हायसिंथ या बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद पौधों में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रक्रिया दोनों हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि निम्न कोटि के जो पौधे होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, निम्न कोटि के पौधे जैसे कि शैवाल हैं, जीवाणु इत्यादि, ये सभी अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया से नए जीव को उत्पन्न करते हैं। तो ये भी आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब चलिए, निषेचन में जो है कुछ छोटी सी बात बच गई थी, उसे मैं फिर से यहाँ पर देख रहा हूँ। तो देखिए, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है ये दो तरह का होता है। अगर युग्मक का संलयन बॉडी के बाहर हो, शरीर के बाहर हो, तो युग्मनज कहाँ बनेगा, शरीर के बाहर ही बनेगा। तो जो नया जीव विकसित होगा वो भी कहाँ विकसित होगा, शरीर के बाहर ही विकसित होगा।
तो ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसा होता किन में है, तो ज़्यादातर जलीय जीवों में ऐसा होता है। जलीय जीवों में जैसे कि शैवाल में, मछलियाँ में, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस मतलब जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, तो उन सभी में बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अधिक देखा जाता है। लेकिन जब आंतरिक निषेचन की हम बात करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये ज़्यादातर स्थलीय जीवों में होता है। और स्थलीय जीव जो होते हैं उनमें ज़्यादातर आंतरिक यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए, स्थलीय जीव जैसे फंजाई है, बहुत सारे फंजाई हैं जो स्थलीय हैं। उच्च कोटि के जंतु हो गए, हायर एनिमल हो गए, सरीसृप, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव, पक्षी हैं, सारी पक्षियां हैं। उसके बाद पादप जगत के एल्गी को यदि छोड़ दिया जाए, शैवाल को छोड़ के, बायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सारे जो 5 आप लोग जानते होंगे कि पौधों को 5 वर्ग में क्लासीफाई किया जाता है। तो जो एल्गी है उसको छोड़ के ये चारों जो है ये ज़मीन पर रहने वाले पौधे हैं, तो इनमें भी जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। अब क्या होता है कि कभी कभी बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही नए जीव बन जाते हैं, है ना। नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनता है, डायरेक्ट मादा युग्मक ही क्या होते हैं कि वो नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जीवों को हम या इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये पौधों में भी हो सकता है और जंतुओं में भी हो सकता है। तो देखिए, जंतुओं का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख रखा है मैंने। एक है रोटिफर्स, मधुमक्खी हो गया आपका, बी, छिपकली हो गया, पक्षी हो गया। इन सब में क्या होता है, कभी कभी, ठीक है, ओकेजनली होता है, ऐसा नहीं है कि सामान्यतः यही होता है, नहीं, कभी कभी क्या होता है कि रोटिफर्स, मधुमक्खी, छिपकली या पक्षियों में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही क्या होता है कि नया जीव बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग एक नया नाम देते हैं, इसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कायिक प्रवर्धन क्या है, पौधों में अलैंगिक प्रजनन है, इसकी कुछ इकाई है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है ये भी आपको बता दिया। लैंगिक और अलैंगिक प्रक्रिया दोनों हो सकती है पौधों में, और साथ ही अलैंगिक प्रजनन कहाँ कहाँ हो सकती है, तो निम्न कोटि के पौधों, एक कोशिकीय जीव, जीवाणु इत्यादि में अलैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ज़्यादातर जीवों में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में लैंगिक प्रजनन की विधि ही होती है। किसकी विधि होती है, लैंगिक प्रजनन की विधि होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि अधिकतर जीवों में कैसा प्रजनन होता है, लैंगिक या अलैंगिक, तो आपका जवाब क्या होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। उसके बाद आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिना निषेचन के अगर क्या होता है, नया जीव बन जाता है, उसको क्या कहते हैं। कुछ सामान्य अलैंगिक, दूसरी सामान्य अलैंगिक संरचनाएं, उसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपका ये काम आ जाए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो जंतु होते हैं वो जंतुओं को 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है, एक अंडप्रजक और एक सजीव प्रजक। अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस जंतु, और एक होता है सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस जंतु। अब देखिए कि कुछ जंतुओं में क्या होता है कि वो जंतु अंडा देकर क्या करते हैं, नए बच्चों को जन्म देते हैं। वो अंडा या तो निषेचित हो सकता है अथवा अनिषेचित भी हो सकता है। निषेचित अंडा भी हो सकता है यानी कि युग्मक के संलयन से बना हो, या उसके बिना भी। निषेचित या अनिषेचित अंडों द्वारा जब नए जीव का निर्माण होता है तो वैसे जीव को हम लोग अंडप्रजक जीव यानी ओविपेरस कहते हैं। लेकिन वैसे जीव जटिल प्रजक होते हैं, विविपेरस होते हैं, जिनमें युग्मनज का निर्माण शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है। तो युग्मनज का निर्माण जब मादा शरीर के अंदर होगा तो जीव का विकास कहाँ होगा, वो भी मादा शरीर के अंदर ही होगा। तो ऐसी स्थिति में जो जीव है वो डायरेक्ट सजीव को जन्म देते हैं। ठीक है, अंडे से द्वारा अंडे देकर जो है नए जीव को जन्म नहीं दे देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपने तरह के सजीव को अपने मादा शरीर के अंदर उनका विकास होता है और एक समय आता है जब उनका जन्म होता है। तो ऐसे जीवों को हम लोग सजीव प्रजक कहते हैं। तो इसके उदाहरण देख लीजिए कि ओविपेरस अंडा देकर जन्म देने वाले जो जीव हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जीव हैं, जैसे सांप है, छिपकली है, ये सारे हैं, पक्षियाँ हैं। ठीक है, उसी तरह विविपेरस एनिमल सजीव प्रजक में क्या होता है कि अधिकतर स्तनधारी जीव यानी कि मैमल्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं, मानव भी आते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, युग्मक जनन के दौरान कोशिका विभाजन। युग्मक जनन जब होता है तो कोशिका विभाजन किस तरह का होता है, तो देखिए यदि अगुणित पादप का है यानी कि हैप्लोइड है, यदि जो जीव है वो यदि हैप्लोइड है तो समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, युग्मक बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि युग्मक जो है वो हमेशा कैसा होता है, अगुणित होता है। तो अगर जीव भी कैसा है, अगुणित है,
तो हमेशा क्या होगा, समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, तभी ये क्रोमोसोम क्या रह पाएगा, बराबर रह पाएगा। तो अगुणित पादप में समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीवों का जन्म जो है युग्मक बनता है। और द्विगुणित पादप में अगर जीव जो है वो द्विगुणित है तो उस स्थिति में क्या होगा कि समसूत्री द्विगुणित पादप में मिस हो गया है, अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ, अर्धसूत्री। ठीक है, यदि जीव जो है वो द्विगुणित है तो वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करेगा, युग्मक बनाएगा। युग्मक हमेशा क्या होता है, एन होता है। और हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम गुणसूत्र आधा हो जाता है, तो यहाँ पर 2n है तो यहाँ पर n हो जाएगा। तो द्विगुणित पादप में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा, युग्मक बनेगा। उसके बाद देखिए कि द्विगुणित पादप होता किसके किसके पास है, यानी कौन कौन से जीव डिप्लॉयड होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ क्लास को जान लेंगे, उसके अंदर बहुत सारे जीव हो जाएंगे। जैसे ज़्यादातर जंतु में होता है, ज़्यादातर जंतु जो है वो द्विगुणित ही होते हैं। उसके बाद पौधों की बात करें तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी एल्गी और ब्रायोफाइटा को छोड़कर जितने भी पौधे का समूह है, ग्रुप है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी द्विगुणित होते हैं। इसके अलावा अगुणित पादप जो है वो मोनेरा और फंजाई। अगुणित पादप है जो मोनेरा है, मोनेरा में कौन आता है, तो ज़्यादातर जीवाणु आते हैं। तो ये सभी कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। और इसके साथ ही कुछ फंजाई भी, उसके बाद कुछ शैवाल और ब्रायोफाइट्स, ये सभी क्या होते हैं, अगुणित पादप होते हैं। तो ये सभी क्या करेंगे, ये सभी किस प्रक्रिया से, समसूत्री विभाजन से युग्मक बनाएंगे। और ये सभी जो है ज़्यादातर जंतु, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसका द्विगुणित पादप है, तो ये सभी क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनाएगा। तो ये सभी बातें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इधर कि यहाँ से देखिए कि कुछ एकलिंगी पौधे और द्विलिंगी पौधे क्या होते हैं। एकलिंगी जीव या द्विलिंगी जीव क्या होता है। एकलिंगी जीव वो होता है जिस जीव के पास सिर्फ एक ही संरचना मौजूद हो, एक ही लिंग मौजूद हो। और द्विलिंगी वो होता है जिसके पास दोनों लिंग मौजूद हो। जैसे कि देखिए अगर पौधों की बात करें तो द्विलिंगी एकलिंगी पौधे हम किसको बोलेंगे, जिसमें या तो सिर्फ नर और या तो सिर्फ मादा जनन संरचना मौजूद हो। सिर्फ नर अगर मौजूद होगा तो वो नर कहलाएगा, और सिर्फ यदि मादा जनन संरचना मौजूद होगा तो वो मादा कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह द्विलिंगी पौधों की बात करेंगे तो क्या होगा कि एक ही जीव के ऊपर या एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं मौजूद होती है, तो उसको हम लोग द्विलिंगी पौधे कह सकते हैं। ठीक है, तो एकलिंगी पौधे कौन कौन से होते हैं, तो पपीता, खजूर, ये सभी एकलिंगी पौधे हैं। द्विलिंगी कौन कौन होते हैं, तो कुकुरविट फैमिली का, यानी खीरा, ठीक है, लतरने वाला जितना भी पौधा होता है, और नारियल, ये सभी द्विलिंगी पौधे हैं। ठीक है, और द्विलिंगी के लिए हम कुछ स्पेशल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उभयलिंगाश्री या समथैलेसी। इस बात को भी याद रख लीजिएगा कि द्विलिंगी के लिए हम उभयलिंगाश्री शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं और समथैलेसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण क्या हो जाएगा कि फंजाई एवं पादपों में। ठीक है, द्विलिंगी जो है वो फंजाई और पादपों में जो है ये सभी द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहने का मतलब कि फंजाई के लिए और पादपों के लिए हम लोग द्विलिंगी के जगह पर उभयलिंगाश्री या समथैलेसी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह एकलिंगी जो है ये, इसको हम एकलिंगाश्रयी या विषम थैलेसी शब्द का इस्तेमाल भी इसके जगह पर हम लोग कर सकते हैं। किसके केस में, तो फंजाई और पादपों में। तो फंजाई और पादपों में द्विलिंगी के लिए उभयलिंगाश्री समथैलेसी भी हो सकता है, और एकलिंगी के लिए एकलिंगाश्री और विषम थैलेसी भी हो सकता है। अब देखिए कि पुष्पी पादपों की जब हम बात करें तो पुष्पी पादपों में क्या होता है कि उसके पुष्प में ही उसका जनन संरचना मौजूद होता है। तो अगर सिर्फ पुष्प में सिर्फ क्या हो, अस्टामिन मौजूद हो तो पुष्प पुंकेसरी कहलाएगा, और यदि सिर्फ कार्पेल मौजूद हो तो पुष्प स्त्री केसरी कहलाएगा। ठीक है, ये एकलिंगाश्रयी में यदि सिर्फ नर जनन संरचना, ये क्या है, नर जनन संरचना है अस्टामेन, तो इसको पुंकेसरी बोलेंगे। और यदि सिर्फ मादा जनन संरचना मौजूद है तो इसको स्त्री केसरी बोलेंगे। और यदि दोनों मौजूद हो तो क्या बोलेंगे, तो दोनों के लिए तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों के लिए हम उसको द्विलिंगी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, या उसकी जगह उभयलिंगाश्री या समथैलेसी पुष्प या समथैलेसी पौधा भी बोल सकते हैं। तो चलिए, आपका जो ये पहला चैप्टर था जीवों में जनन, ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। 2 क्लास में मात्र क्रैश कोर्स की तरह खत्म हो गया है। अब क्या करूंगा मैं कि इस पर आधारित ढेर सारा क्वेश्चन जो आया हुआ है पिछले साल और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। इसके बाद आप लोगों का जो है नेक्स्ट क्लास भी होगा।